राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। इंटक के 31वें अधिवेशन में बोले राहुल, पीएम को लगता है वो मजदूरों को डराकर काम करवा सकते हैं। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। पुलिस ने 2 संदिग्ध को किया गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस के मौके पर थी फिदायीन हमले की साजिश। जासूसी कांड में एक और आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने राजौरी से सरकारी कर्मचारी मोहम्मद शाबिर को किया गिरफ्तार। गुवाहाटी में फैंसी बाजार में हुए 2 धमाके। दोनों धमाकों की तीव्रता कम, 2 लोगों के घायल होने की खबर। और बारिश और बाढ़ से तबाह चेन्नई में सामान्य हो रही है जिंदगी। पानी घटने से कई इलाकों में बस और बिजली सेवा हुई शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के 14 स्तंभ की, अपने कंधों पर उठाने वाले पत्रकारों की, जो जनता को सच पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन सच सामने लाने के लिए पत्रकारों को कभी कभी अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। कुछ पत्रकारों पर जानलेवा हमले भी होते हैं। इस प्रोग्राम में पत्रकारों से जुड़े मुद्दों पर करेंगे बात, और इस पेशकश में हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी और उनके साथ साथ अनिल पांडे और दधिवल यादव। और जी हां, जिस तरीके से दिन ब दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे पत्रकारों को जीना दुश्वार होता जा रहा है। कभी शाहजहांपुर में पत्रकार को जलाकर मार दिया जाता है, तो कभी आज तक के पत्रकार की मध्य प्रदेश में जान चली जाती है। आखिर सच दिखाना भी एक गुनाह की तरह हो गया है, क्योंकि पत्रकारों को उनके काम करने से रोका जा रहा है। क्या मीडिया को दबाया जा सकता है, या फिर सरकार को मीडिया का साथ देना चाहिए? नए कानून बनाने चाहिए? आइए दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने वाली मीडिया अब कमजोर होती जा रही है। आखिर अब सबका सवाल होगा, कैसे कमजोर हो रही है मीडिया? चलिए आइए इसका जवाब देते हैं। मान लीजिए एक पत्रकार कोई खबर करके आता है और उस पत्रकार को फोन पर धमकी मिलने लगती है कि उस खबर को अपनी संस्था पर नहीं चलवाए, लेकिन एक पत्रकार निडर भावना से उस खबर को लगवा दे और जनता के सामने सच दिखा दे, और कुछ समय बाद पता चले कि उस पत्रकार की मौत हो चुकी है, तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। ऐसा ही मामला हमने इसी साल में कई बार देख लिया है। चाहे आज तक चैनल के पत्रकार हों या शाहजहांपुर में फ्रीलांस पत्रकार, अगर कोई भी सच लिखना या दिखाना चाहता है तो उसकी कलम को तोड़ दिया जाता है और उसे इतना मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी कमर टूट जाती है। आइए आपको एक और चीज बताते हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1992 से लेकर अब तक पत्रकारों पर हजारों जानलेवा हमले हुए हैं, जिनमें से कई पत्रकारों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आइए कुछ हत्याओं के बारे में आपको बताते हैं। संदीप कोठारी, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, जबलपुर, मध्य प्रदेश, 21 जून 2015। जगेंद्र सिंह, फ्रीलांस, उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर, 8 जून 2015। MVN शंकर, आंध्र प्रभा, आंध्र प्रदेश, भारत में 26 नवंबर 2014। तरुण कुमार आचार्य, कनक टीवी, संवाद, ओडिशा, 27 मई 2014। साई रेड्डी देशबंधु, बीजापुर, भारत, 6 दिसंबर 2013। नरेंद्र दाभोलकर, साधना, पुणे, 20 अगस्त 2013।
राजेश मिश्रा, मीडिया राज, रीवा, मध्य प्रदेश, 1 मार्च 2012। तो देख लिया आपने कैसे पत्रकार दूसरों की जिंदगी में रोशनी डालते डालते खुद की जिंदगी में अंधेरा डाल देते हैं। लेकिन सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जिनकी हर एक बात, हर एक सच्चाई जनता के सामने लाने वाले पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर जनता को सच दिखाते हैं, लेकिन चौथे स्तंभ को सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। जी हाँ जी, हम आपने देखा कि किस तरीके से पत्रकारों के साथ ये गुनाह किया जाता है, उन्हें उनकी हत्या तक की जाती है। और हम चर्चा शुरू करते हैं। रास भाई जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके का हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई, हालांकि ये पूरी वो सारी संख्या नहीं है इसमें शामिल, हमने सभी लोगों के नाम शामिल नहीं कर पाए हैं जिन जिनकी हत्या की गई और जिनके खिलाफ बहुत सारे वो हुए। लेकिन अब क्या ये माहौल ठीक करने के लिए कोई ऐसी पहल करने की जरूरत है? देखिए, 1990 से अब तक 50 से ज़्यादा पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं। उनमें से 38 हत्याओं में ये माना गया है कि उनके पीछे खबर रोकना मोटिव था। बाकी हत्याओं के मामले में कुछ अन्य कारण बताए गए हैं। लेकिन 38 पिछले मतलब 1992 से आप लें तो 38 हत्याओं में माना गया है कि खबर रोकना मकसद था पत्रकार की हत्या का। और इसके अलावा जो, क्योंकि मीडिया लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले खाली अखबार थे, अब चैनल आ गए हैं, फिर साइबर मीडिया आ गया, तो इस कारण लगातार जो मीडिया का काम करने का है लगातार विस्तृत क्षेत्र होता जा रहा है जी। और आप देखें, चाहे आप अगर हम देश की आज़ादी से पहले की बात करें तो तब जो अखबार निकलते थे तो अंग्रेज शासक उनको दबाते थे, कई पत्रकार जेल में हुए, कई पत्रकारों की संपत्ति कुर्क हुई। इसी तरह अगर आप देखें, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। और आपातकाल तो इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से मीडिया का गला घोटा गया। और इसी तरह से अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि क्या है कि धीरे धीरे मीडिया, जो पहले देश की राजधानी था, फिर प्रदेश की राजधानी, फिर मंडल, अब मीडिया का एक गांव स्तर तक, मतलब गांव में क्या हो रहा है मीडिया दिखाने लगता है। आप देख रहे हैं अभी चैनलों में 200 खबरें दिखाते हैं तो उसमें एक खबर आती है कि फलाने गांव में कोई सरपंच ने घोटाला कर दिया। इस तरह की छोटी छोटी खबरें भी अब बड़ी बड़ी मीडिया में आने लगी हैं। और लोग नहीं चाहते कि मीडिया में सच आए, तो इस कारण मीडिया पर हमला बढ़ रहा है, मीडिया में लोगों को दबाया जा रहा है। अब पिछले साल 120 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पत्रकारों पर हमले किए हैं। अभी आप देखेंगे कि इस साल पश्चिम बंगाल में नगर निगम चुनाव के दौरान 20 पत्रकारों को बुरी तरह मारा गया। अभी आगरा में बीजेपी का जो धरना हुआ उसमें कई पत्रकार घायल हुए, मतलब ऐसे मंत्री केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे। और ऐसी तमाम घटनाएं, हमारे पास जो सूचना है, कम से 100 से ज्यादा घटनाएं इस साल दर्ज हुई हैं 2015 हाँ इस साल। और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो दर्ज नहीं हुई हैं, जो मान लीजिए किसी बड़े राजनेता के खिलाफ था, या किसी बड़े पुलिस के अफसर के था, या किसी बड़े आईएएस अफसर के खिलाफ था, तो घटनाएं दर्ज भी नहीं हुई हैं। उनको लेके हम लोग प्रेस काउंसिल में गए हैं, बाकी लोग भी प्रेस काउंसिल में गए हैं। तो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की तरफ से हम पिछले 10 साल से ये डिमांड करते आ रहे हैं कि देश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। पिछले 5 साल से हम लोग 25 जून को हर साल जंतर मंतर पे, पार्लियामेंट पे धरना दे रहे हैं। हमने इस साल भी धरना दिया। हम इस साल फिर दोबारा देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें देश भर से 5000 पत्रकार हिस्सा लेने आ रहे हैं। हमारी मांग यह है कि देश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। कानून बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि लोकतंत्र का अगर स्तंभ हम मानते हैं मीडिया को, और मीडिया जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया है, क्योंकि बाकी जो अन्य व्यवसाय हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, पत्रकारिता उसमें बहुत अलग व्यवसाय है, क्योंकि यहाँ पैसा भी कम है, जोखिम बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जरूरी है कि सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए, सभी राज्यों में कानून बनाए। और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्यों कानून बनाया जाए कि जब कोई पत्रकार कवरेज करने जाता है, चाहे उस पर माफिया हमला करे, चाहे पुलिस हमला करे, चाहे प्रशासन हमला कराए, या पॉलिटिकल पार्टीज हमला करे, चाहे गुंडे हमला करें, तो पत्रकार पर हमले को उसी तरह माना जाना चाहिए जैसे किसी सरकारी नौकर पर हमला माना जाता है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा राज भाई जी। अनिल पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर इन सारी चीजों के लिए, घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जहां तक जिम्मेदारी की बात है, उससे पहले हमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। घटनाएं कहाँ हो रही हैं, कौन हमला कर रहा है? अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो हमले हो रहे हैं वो माफियाज कर रहे हैं, या
नेता के लोग कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों में देखेंगे, जैसे राज जी ने आपको बताया कि लगभग 113 की घटनाएं जो है वो पहली बार जो है एनसीआरबी जो है इस तरह के जो पत्रकार पे हमले हो रहे हैं उनको रिपोर्ट करना उसने शुरू किया है। तो 113 का जो फिगर है वो 2014 का है। 2015 में आप घटनाएं और बढ़ेंगी ही, अगर रिपोर्ट आएगी घटेगी नहीं। तो इसका सबसे अच्छा जो समाधान है वो हम लोग जो बात कर रहे हैं, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और जो पत्रकार हम लोग साथी लोग हैं, वो हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून की बात कर रहे हैं। अगर कानून बन जाए तो बहुत सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। एक और चीज है, आप देखेंगे कि जो है वो पिछले 10-15 सालों में मीडिया का चरित्र बदला है। जैसा कि राज जी ने बताया अभी कि गांव-गांव तक मीडिया का विस्तार हुआ है, मीडिया का प्रभाव बढ़ा है। मीडिया के प्रभाव बढ़ने के साथ साथ जो उसकी खबरें हैं, उन खबरें का इंपैक्ट बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। जनता बड़ी जागरूक हुई है। नेता के घपले घोटाले की खबरें या माफियाओं की खबरें आने के बाद जो है वो उनको चुनाव में नुकसान होता है। इस वजह से वो उन पत्रकार उनकी बात नहीं मानते हैं, उनके हिसाब से खबरों को नहीं करते हैं, उन पे हमला करवाते हैं। दोबारा से आपके पास आता हूं। दधुवल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर सरकारों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकारों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। सरकार में बैठे लोग ही इस तरह की चीजों में अब शामिल हो गए हैं। अगर आप इस तरह की घटनाओं के इतिहास में जाएं तो पहले पार्लियामेंट या विधानसभाओं में जो लोग जाते थे वो बड़ी साफ सुथरी छवि के लोग होते थे। जी। अगर आप 25-30 साल पीछे लौटें तो आपको मिलेगा कि ईमानदार लोग होते थे और उनकी साफ सुथरी छवि होती थी, वो अपनी छवि के प्रति चिंतित होते थे। हाँ, उनके लिए कुछ गुंडे मवाली पाल के रखे जाते थे जो उनके सपोर्टर्स होते थे और जिनको वो संरक्षण देते थे। जी। समय के साथ साथ उस तरह के जो गुंडे मवाली टाइप के लोग थे, उन लोगों ने देखा कि हम दूसरे के लिए बूथ कब्जा करते हैं, दूसरे के लिए हम मारकाट करते हैं, तो हम क्यों नहीं राजनीति में आ जाएं। और ऐसे लोगों ने जब राजनीति में प्रवेश किया तो उसके बाद पत्रकारों पे हमले बढ़े हैं। जी। आप जैसा कि अभी अनिल जी ने बताया और रासबिहारी जी ने भी बताया कि हाल की जो घटनाएं हैं वो इसी तरह से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे वो बंगाल की घटना हो, चाहे कहीं, क्योंकि पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया था। जी बिल्कुल, मीडिया का विस्तार हुआ है समय के साथ और उसके साथ साथ ये घटनाएं भी बढ़ी हैं। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atoznewschannel.com. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश खतरे में मीडिया में। और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए बीजेपी के नेता तरुण चुग जुड़ गए हैं। तरुण जी, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। धन्यवाद। चुग साहब, आपसे जानना चाहेंगे, पत्रकारों की ओर से, देश भर के पत्रकारों की ओर से अब ये मांग उठ रही है, हालांकि लंबे समय से ये मांग चली आ रही है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। क्या कहेंगे? ऐसा है कि एक्ट बने नहीं बने ये तो एक अलग विषय है जी, लेकिन पत्रकार लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं उनमें से मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है जी। और उसकी रक्षा, सुरक्षा, उसको बोलने की इजाजत, उनको काम करने की इजाजत, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दुर्भाग्य है कि देश की आजादी से लेकर अभी तक केवल एक ही बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस ने देश के अंदर आपातकाल लगाकर मीडिया और सब लोगों के बोलने की इजाजत बंद कर दी थी जी। और आपातकाल के दौरान भारत को एक जेल बना दिया था। अब जो घटनाएं हुई हैं वो दुखद हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मीडिया फ्रेंडली है, मीडिया की सुरक्षा चाहता है। अभी आप देखिए, पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने दिवाली मिलन पर पत्रकारों से पार्टी कार्यालय में बेबाक
बातचीत भी की, उनके साथ चाय भी पी, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। चलिए चुग साहब, एक चीज और है कि अब नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट देश भर के बड़े बड़े पत्रकार संगठनों को लेकर के एक धरना प्रदर्शन 7 दिसंबर को करने जा रहे हैं। उनकी मांग यही है कि सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। क्या उम्मीद की जाए मोदी सरकार से? मेरा उनसे निवेदन है कि ये सरकार धरने वाली सरकार नहीं है जी। धरना और प्रदर्शन की बजाय आप बातचीत करिए। हमारे लोग खुले दिल से, खुले दरवाजों से आपका स्वागत करेंगे और आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। धरने प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी इच्छा, हमारी सोच, हमारे दिल के अंदर की आवाज मीडिया फ्रेंडली है और मीडिया की आवाज ना दबे, इसके लिए हमने कई साल भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संघर्ष किया है और कई कई महीने जेलें काटी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चुग साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी के नेता और उनका कहना था कि सरकार पत्रकारों की मांग पर विचार जरूर करेगी और मीडिया फ्रेंडली हैं प्रधानमंत्री। जाहिर सी बात है कि रास बिहारी जी, मैं फिर से आपके पास आना चाहूँगा कि जब भी किसी पत्रकार के खिलाफ इस तरीके की कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ सवाल भी खड़े करते हैं पत्रकारिता पर। नहीं, बात सही है आपकी भी, इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। अभी पत्रकार कौन होगा ये भी तय नहीं है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले अखबार निकल रहे हैं तो लोग, अब निश्चित रूप से ये बिल्कुल साफ बात है कि ब्लैकमेल कौन करता है, आरोप वाली पत्रकारिता कौन करता है, कौन किसको ठगने की कोशिश कर रहा है। जब ये तय होगा कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनेगा तो पत्रकार कौन है ये भी तय होगा, एक परिभाषा तय होगी। दूसरा, हम एक मांग और कर रहे हैं कि मीडिया काउंसिल बनाई जाए। मीडिया काउंसिल की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी केवल प्रेस काउंसिल है जिसके तहत अखबार मैगजीन आते हैं। हम चाहते हैं कि सारा मीडिया, चाहे वो साइबर मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, सभी मीडियाओं को मीडिया काउंसिल के तहत लाया जाए और एक उसमें प्रेस काउंसिल की तरह नहीं, एक मजबूत मीडिया काउंसिल बने कि अगर कोई पत्रकारिता पर हमला करता है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई मीडिया हाउस, पत्रकार या उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई बेईमानी करता है, कोई गलत खबर छापता है तो उस पर भी कार्रवाई करने का कानून बनना चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं। इससे क्या है कि दोनों तरफ से ये रहेगा कि हमको, मीडिया हाउस को ये रहेगा कि हमें सही खबर दिखानी है और सरकार और उनको ये डर रहेगा कि हमारे पर कानून बन सकता है। इसी तरह से मीडिया कमीशन बनाने की मांग कर रहे हैं। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप पिछले 30 साल में मीडिया का पूरा जो स्वरूप बदल चुका है, इसकी पूरी एक अध्ययन होना चाहिए कि मीडिया के सामने क्या चैलेंज आने वाले हैं और उनका किस तरह से निराकरण किया जा सकता है। उसको लेके आयोग बनाया जाए और उसके जो आयोग जो सिफारिश करेगा उस पर कार्रवाई की, उस पर अमल लाया जाए। हम तो चाहते हैं कि मीडिया पर पहरा ना हो, लेकिन मीडिया को यह जरूर लगना चाहिए, देखिए हम अगर कोई गलत करेंगे तो हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है, हमारे खिलाफ कार्रवाई भी, यानी कि जिम्मेदारी भी सख्ती से तय होनी चाहिए। बिल्कुल दधिवल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो जिम्मेदारी वाली बात है, बार बार आवाज उठती है कि मीडिया पर भी कहीं ना कहीं निगरानी रखी जानी चाहिए और बहुत सारे कानून है हालांकि अब भी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं सवाल उठते रहते। देखिए, समाज में जिस तरह की आजकल बुराइयां पनप रही हैं इस उदारीकरण के दौर में, भौतिकवाद के दौर में, तो मीडिया भी उसी समाज से आया हुआ है जिस समाज से राजनेता आए हैं, जिस समाज से मीडिया है, जिस समाज से पुलिस प्रशासन है आपका, हर कोई IAS IPS। तो इसमें आप 100% की गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जाएगा कि आज भी मीडिया का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो जान हथेली पर लेकर के 24 घंटे देश के लिए काम करता है। जैसे सैनिक काम करता है सीमा पर, उसी तरीके से दंगा हो, फसाद हो, बारिश हो, बाढ़ हो। चेन्नई में बाढ़ आई है, आप देखिए कि तमाम सारे रिपोर्टर्स वहां पहुंच चुके हैं, चोपर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पानी में कर रहे हैं, उन्हीं पीड़ितों की तरह वो भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमने पंजाब का आतंकवाद देखा है, किस तरह आतंकवादियों के बीच में गन्ने की खेतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना और किस तरह से उनकी धमकियां और दूसरी तरफ पुलिस की धमकियां, और उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट मारे गए दोनों तरफ से। तो हमेशा उसके लिए खतरा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी उसकी भी तय होनी चाहिए, जैसा रास बिहारी जी ने कहा। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 15 सदस्य होते हैं, उसने भी 15 सदस्यों वाली इस काउंसिल ने 27 मई 2015 को एक प्रस्ताव पारित किया था और उसमें साफ तौर पर विश्व के सभी देशों को कहा गया था कि वो अपने यहाँ जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन दें, क्योंकि
पिछले 10 साल में करीब 700 से ज्यादा पत्रकारों की हत्या हो चुकी है और ये केवल हत्या की घटनाएं हैं, पत्रकारों पर हमले की जो घटनाएं हैं वो उससे कई गुना ज्यादा हैं। अनिल पांडे जी, आपके पास आऊंगा कि जिस तरीके से फिलहाल अभी तरुण चुग जी कह रहे थे कि सरकार से मिलने और रास्ता खुला हुआ है मिलने का, तो इस पर आगे जो आपका दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन है और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, आगे क्या सोच रहे हैं, क्या विचार करें? जी बिल्कुल, देखिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात माने, सरकार हमारी मांगों को सुने। हमारा सरकार से कोई टकराव नहीं है, हम सरकार के खिलाफ इस तरह से कोई जिस तरह से देश में माहौल चल रहा है सहिष्णुता और असहिष्णुता को लेकर, वो हमारा कोई मुद्दा नहीं है और उस तरह से ना हम कोई मांग उनसे करने जा रहे हैं। लेकिन ये है कि जिसकी आप रिपोर्ट बता रहे हैं, जिस रिपोर्ट यूएन की रिपोर्ट की आप हवाला दे रहे हैं, मैं उसी का जिक्र करूंगा। उसमें आगे ये भी कहा गया है कि जो अगर उस रिपोर्ट को देखेंगे तो भारत जो है, जो प्रेस की स्वतंत्रता जहां पे खतरे में है, उनका एक सूचकांक बनाया गया है 140 या 50 देशों का। उस देशों में अगर आप देखेंगे तो भारत जो है वो बहुत निचले पायदान पे है। और भारत की बात अगर करेंगे तो श्रीलंका से ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा, जिनके बारे में हम कहते हैं कि वहां पे प्रेस की स्वतंत्रता ज्यादा खतरे में है भारत से ज्यादा, वहां पे पत्रकारों पे कम हमले, कम हत्याएं हुई हैं भारत के बनिस्बत। उन्हीं की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो भारत सरकार को हम 10-15 सालों से मांग करते आ रहे हैं, उसको जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाना चाहिए। और जैसे कि अभी राज जी ने कहा है कि हम प्रेस आयोग की मांग कर रहे हैं। प्रेस आयोग 36 साल हो गए, दूसरा प्रेस आयोग जो है बना था 36 साल पहले। इतने समय के बाद मीडिया का स्वरूप बदल गया, चरित्र बदल गया, चुनौतियां बदल गई, समस्याएं बदल गई। तो प्रेस कमीशन जो है उन चुनौतियों को सुनता है, वो समस्याओं को सुनता है, देखता है और क्या चुनौतियां हैं उसके आधार पे सरकार को एक अपनी रिकमेंडेशन देता है, एक रिपोर्ट देता है और सरकार इसके आधार पे बनाएंगी। तो जो सारी समस्याओं की आप बात कर रहे हैं, वो सारी समस्याओं का समाधान प्रेस कमीशन भारत सरकार को दे सकता है। और भारत सरकार उस पे जो है एक अच्छा कानून बना के एक पत्रकारों को, जैसा कहा कि हम बिल्कुल कह रहे हैं कि हम जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पे हम जरा भी प्रतिबंध नहीं चाहते हैं, लेकिन ठीक है जवाबदेही तय हो और अगर कानून बनेगा, चीजें बनेंगी, तो जिस तरह से मालिकान आज या जिस तरह से जो दूसरे संस्थान है वो पत्रकारों के साथ जो गड़बड़ियां कर रहे हैं, वो सारी चीजें ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे तो जवाब भी मिलना जरूरी है। और रासबिहारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे 7 दिसंबर को अभी आपने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, इसके बाद की क्या योजना? देखिए, अभी इससे पहले का बताता हूं मैं कि हम 22 राज्यों में हमारे मेंबर्स ने 100 से ज्यादा जिलों में जिलाधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को और राज्यपाल को ज्ञापन दिया है जी। 7 तारीख को हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे और हम उनसे समय मांग रहे हैं मिलने के लिए। समय मिला तो हम लोग मिलेंगे और बात सामने रखेंगे जी। सरकार के तरफ से बातचीत करने का हमको संकेत भी मिल रहे हैं और उसके बाद सरकार अगर हमारी मांग मान लेती है तो हम अपना आंदोलन खत्म करेंगे जी। बिल्कुल, नहीं तो हमारा आंदोलन दूसरी, क्योंकि पत्रकार संघ का एक मांग नहीं होती, हमारी और अन्य भी मांगे हैं जिनको लेकर हम धीरे धीरे आंदोलन उतना तेज करेंगे। जैसे हमारी मांग है कि देश भर में आप जब चुनाव होते हैं तो हर राज्य में अचानक चैनलों की बाढ़ आ जाती है, अखबार की बाढ़ आ जाती है और चुनाव खत्म होते ही वो चैनल और अखबार बंद हो जाते हैं और उनके जो पत्रकार काम करते हैं उनको ना मुआवजा मिलता है, ना कोई तनख्वाह दी जाती है। तो हम चाहते हैं सरकार इसके लिए कानून बनाए कि अगर आपको चैनल निकालेंगे, अगर बंद करेंगे तो कम से कम 6 महीने आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी पत्रकारों को, अपने कर्मचारियों को। इसी तरह से कानून अखबारों पर लागू किया जाए। दूसरा, हमारा एक मांग और है कि पिछले कुछ साल से देश में पेड न्यूज का बहुत चलन बढ़ रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक दल टिप्पणी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करती है, हाईकोर्ट टिप्पणी करती है और दूसरे 2 लोग भी टिप्पणी करते हैं, मीडिया में भी इसकी निंदा की जाती है। लेकिन इसको खत्म करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा रहा। हमारी मांग है कि जनप्रतिनिधि कानून जो है उसमें ये कानून बनाया जाए और पेड न्यूज पर रोक लगाई जाए जी। बिल्कुल, चलिए रासबिहारी जी, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दधवल यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए A to Z न्यूज के साथ। नमस्कार।